हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिवांतु स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था पर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अनुसूची का जो सीरीज चल रहा है, इसी के अंतर्गत अनुसूची 11 की बात आज हम लोग करेंगे। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग इस पर बात करें। देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से शुरू होता है और यह 243 का से लेकर के 243 9 तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमें अनुच्छेदों में मिलता है। दोस्तों, कुल अनुच्छेदों की बात करें जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो कुल 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों को जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था के में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था में 28 कार्य क्षेत्र हैं, अर्थात स्थानीय स्वशासन को 28 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। क्षेत्र इससे प्राप्त हैं। अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य के बारे में और इसकी शासन व्यवस्था जो है इसके बारे में, तो पहले हम लोग बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य के बारे में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य की अगर बात की जाए तो यह है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें होती है। इसीलिए इसे कहा गया है कि यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका मूल उद्देश्य है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण या पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, अर्थात लोगों की भागीदारी बढ़ी किसी व्यवस्था में, तो जब लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ी तो इस व्यवस्था को हम लोग कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो आप शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहें या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करें, जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो शक्तियाँ भी बटेगी, अर्थात शक्तियाँ भी विभाजित हो जाएगी। तो शक्तियाँ का विकेंद्रीकरण हो गया पंचायती राज व्यवस्था से और लोगों की भागीदारी बढ़ी, तो इसे हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट यहाँ से निकलता है इस व्यवस्था के संदर्भ में। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास के बारे में, तो भारतीय इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था एक खास आयाम में उभरता है। अगर देखें तो हम लोग बात करें अगर यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास में, तो पंचायती राज व्यवस्था चोल काल में विकास हुआ। इसका पंचायती राज व्यवस्था का चोल काल में विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमें चोल काल में मिलता है। अर्थात लिखेंगे हम यहाँ पर कि इस व्यवस्था अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का विकास जो है हमें चोल काल में देखने को मिलता है। चोल काल में देखने को यह आप ध्यान में रखेंगे कि प्राचीन भारत है, इसके इतिहास में हमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है चोल काल के में इसका विकास हुआ। और अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन भारत की, तो दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो मध्यकालीन भारत का जो समय काल रहा है इतिहास का, इसमें जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्हीं का प्रभाव देखने को मिलता है इस काल में ज़्यादा, और उन्हीं का शासन लगभग रहा। तो दोस्तों, ये जो काल रहा इसमें पंचायती राज व्यवस्था का कोई खास विकास नहीं हुआ। कारण एक ही था कि इस समय जितने भी शासक हुए हैं भारत में, वे सब विदेशी थे।
तो विदेशी थे और उनका धर्म भी अलग था, तो वे लोग अपने धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाना चाहते थे और अपने हिसाब से चलाएं, इसलिए इस व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ, मध्यकालीन भारत में भारत का जो इतिहास रहा, इस काल में पंचायती राज व्यवस्था में कोई खास प्रभाव विकास नहीं हुआ। लिखेंगे इस पर, पंचायती राज व्यवस्था में कोई खास विकास नहीं किया गया, यहाँ पर नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। यह आप ध्यान में रखेंगे कि इस काल में कोई भी खास विकास पंचायती राज व्यवस्था में नहीं हो पाई। और अगर हम लोग बात करें आधुनिक भारत के इतिहास में अगर बात की जाए, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास हुआ है, या विकास कह सकते हैं, देखेंगे आप यहाँ पर 1882 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। ये अंग्रेज थे, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रयोग मद्रास में किया था, जो कि आधुनिक चेन्नई है, वहाँ पर किया था। मद्रास में इसका प्रयोग किया गया था, अर्थात इसे वहाँ पर लागू कर देखा गया था कि यह व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर लागू किया गया, या प्रयोग मद्रास में किया गया। पहली बार यह भारत में हुआ था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड रिपन को इसी के कारण इसे स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें हम स्वतंत्रता का जो काल रहा, खास करके हम यहाँ पर ध्यान देंगे 1946 ईस्वी का जो समय रहा, यहाँ से लेकर के 1950 ईस्वी के समय के बीच हम इन समयों का बीच के समय को बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए, गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे, स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे। यह गांधीवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह मिले और इसे लागू किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति और थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन का विरोध किया था। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इनका नाम था भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इसका विरोध किया था, स्थानीय स्वशासन का विरोध किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है स्थानीय स्वशासन को जो है करप्शन का अड्डा मानते थे। इनका मानना था कि भ्रष्टाचार जो है स्थानीय स्वशासन से बढ़ेगा। एक कारण रहा कि यहाँ पर विचारों में मतभेद होने के कारण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। उन दिनों जो यह काल रहा हमारे संविधान के बनने का और लागू होने का, वहाँ संविधान में स्थानीय स्वशासन को संविधान में जगह नहीं मिली, और इसे अनुच्छेद, हमारे संविधान में इसे कहाँ जगह दिया गया, अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। यहाँ पर रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में यहाँ पर जगह दी गई। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व में जितने भी प्रावधान हैं, इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। इसे आप नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित जितने भी प्रावधान हैं, इसे न्यायालय में आप चुनौती दे करके इसे गवर्नमेंट से या सरकार से लागू नहीं करवा सकते हैं। यह प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों, इसीलिए इसे यहाँ पर रख दिया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं, यह सरकार की स्वच्छता पर निर्भर करता है कि सरकार देगी या नहीं देगी। वह अगर सक्षम है तो देगी, नहीं सक्षम है तो नहीं देगी। तो यहाँ पर होने के कारण ही यहाँ पर विचारों का मतभेद देखा गया और इसे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रख दिया गया था। अब आगे हम बात करें,
देखिए 1952 में जब सरकार बनी भारत में, तो यहाँ पर एक योजना चलाया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से कार्यक्रम योजना चलाई गई, इसके तहत जो भी ग्रामीण समस्याएं थी उस समय की ग्रामीण समस्याओं को सुना जाता था इसके जरिए, और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा काम किया, इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद 1953 में इसी का नाम बदल कर रख दिया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा रख दिया गया, और यही कारण रहा कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे होता क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, और विकास के काम के लिए इसे लाया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी उस समय की मूलभूत समस्याएं थे उसे सुना जा सके और उसे दूर किया जा सके। और एक साल बाद इसी के स्थान पर राष्ट्रीय विस्तार सेवा के नाम से भी एक योजना को लाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, विस्तार सेवा के नाम से इसी का नाम बदल करके 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा रख दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन्हीं के जांच के लिए या इन पर विचार मांगा गया कि यह कहाँ तक सक्षम हुई लोगों की समस्याओं को दूर करने में। जो भी स्कीम था यह, इसके तहत यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। एक समिति बनाई गई 1957 ईस्वी में, एक समिति बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति के नाम से, और इस समिति से रिपोर्ट मांगी गई, और इस समिति को 2 वर्ष का समय दिया गया कि आप जाइए और ये जो विकास कार्यक्रम किए गए हैं इस पर आप एक रिपोर्ट तैयार करें और सुझाव अपना दें। इससे मांगा गया और इन्हें 2 साल का समय दिया गया, क्योंकि इस समय इन्हें गांव-गांव में घूमना था, इसलिए जो बहुत ज़्यादा समय इन्हें दिया गया, क्योंकि उस समय अभी की परिस्थिति और उस समय की परिस्थिति में अंतर थे। इसलिए आप यहाँ ध्यान देंगे, बलवंत राय मेहता समिति को 2 वर्ष का समय मिला था, और इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति जो है इसने 1959 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को पेश किया, और इसने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की वकालत की। त्रिस्तरीय पंचायत समिति वकालत किया लिखिए आप, किया बलवंत राय मेहता समिति ने। इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की इसने ग्राम स्तर पर, और उसके बाद पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर इसने त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बोला। ग्राम स्तर पर इसने कहा कि यहाँ पर होगी भाई पंचायत, और पंचायत स्तर पर इसने कहा था कि पंचायत समिति का पद होगा, पंचायत समिति के पद की बात कही गई यहाँ पर, और जिला स्तर पर परिषद की बात कही गई। स्तर पर एक परिषद होगा जिसे हम लोग खास करके जानते हैं जिला परिषद अध्यक्ष, जो कि आगे हम बात करेंगे। इसी समिति की अनुशंसा पर जो है 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था भारत में। अब यहाँ लिखेंगे राजस्थान के नागौर में इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसे लागू कर दिया गया 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया नागौर में। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, और दूसरी बार इस व्यवस्था को लागू किया गया था
आंध्र प्रदेश में, सीधा आप आंध्रा लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया। आप दूसरी बार जो लागू हुआ ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और यह गांधीवादी विचार ही है, समर्थन में था। यह पंचायती राज व्यवस्था को जो समर्थन मिला था यह गांधीवादी विचार से ही मिला, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद समिति और बनाई जाती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बनाई जाती है। यह समिति जो है 1977 ईस्वी में बनाई जाती है। आप से थोड़ा ध्यान में रखेंगे, 1977 ईस्वी में इस समिति को बनाई जाती है। इस समिति ने एक बात कही थी, बस आपको इसमें एक ही बात को याद रखना है। इसने 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की थी, पंचायत की वकालत किया था अशोक मेहता समिति ने। अब यहाँ ध्यान देंगे, बस आपको यही याद रखे कि अशोक मेहता समिति जो इसने 2 स्तरीय पंचायत समिति की समिति नहीं है, पंचायत की वकालत की। और यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर याद रखेंगे दांते वाला समिति। आप यहाँ पर याद रखें दांते वाला समिति से आप याद रखेंगे। यह जो है 1978 ईस्वी में इस समिति को बनाई गई थी। इस समिति के बारे में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इसका नाम याद रखें, क्योंकि यह समिति जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। एक और समिति है जिसका नाम है हनुमंत राव समिति, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। हनुमंत राव समिति दोस्तों, इस समिति में भी कुछ बातें हैं नहीं पढ़ने लायक, तो यहाँ पर आप इसका सिर्फ नाम याद रखेंगे, क्योंकि समिति जब भी पूछी जाएगी ना तो हो सकता है कि यह पूछ दिया जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति रही है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये पूछ दिया जा सकता है। 1984 में यह समिति बनाई गई थी और इस समिति को आप याद रखें जिसका नाम था GPK राव समिति। GPK राव समिति। इस समिति ने के बारे में आप एक पॉइंट याद रखेंगे, यह जो आई थी समिति, यह आई थी 1985 ईस्वी में यह समिति बनकर आई थी। तो पहले हम नीचे मिटा लेते हैं। समिति ने कहा था योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आप समझेंगे, योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इस समिति की यह मांग रही। योजनाओं का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि अगर गवर्नमेंट मान के चलिए इस समय कोई योजना बनाती है और योजना बना करके कहती है कि हर एक पंचायत में 5-5 कुएं बनाए जाएंगे, तो कुएं जब बनाए जाएंगे 5-5, तो होता क्या था कि इस समय जिस गांव में कुएं ऑलरेडी हैं वहाँ पर भी 5 कुएं नया कुआं बनवा दिया जाता था। तो ऐसे में देखा क्या जाता था कि जो वहाँ की मूल आवश्यकता है उसे तो दूर किया नहीं गया। इसीलिए योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जहाँ पर कुएं की आवश्यकता है वहाँ पर कुएं बनवाए जाएं, और जहाँ पर कुएं की आवश्यकता नहीं है और फंड आया है कुआं बनवाने के लिए, उस पैसे से वहाँ पर अगर नाले की आवश्यकता है तो नाले बना दिए जाएँ, रोड की आवश्यकता है तो रोड बना दिए जाए। तो यही कहलाता है योजनाओं का विकेंद्रीकरण होना। तो आप समझ गए होंगे इसे। आप यहाँ ध्यान देंगे, एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। यह जो समिति बनी थी यह
1986 में बनाई गई थी। और इस समिति ने जब अपना रिपोर्ट पेश किया तो इसने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किया भाई कि त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया जाना चाहिए। और दूसरी बात इसने कही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। क्यों दिया जाए तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता की वकालत किया। ऐसा इसलिए किया गया कि आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया था कि जो भी स्थानीय स्वशासन है यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में था, उल्लेखित था। तो इसे अगर संवैधानिक मान्यता नहीं दिया जाता तो इसे कोई राज्य लागू करता या नहीं लागू करता। जो जिसका मन करता वो लागू करता और जिसका मन नहीं करता वो लागू नहीं करता। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को ज़रूरी था कि इसे संवैधानिक मान्यता मिले। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो तीसरी बात थी वह थी कि सिंघवी समिति ने यहाँ पर ग्राम पंचायत न्याय पंचायत की वकालत किया कि हर पंचायत में एक न्याय पंचायत हो, जिसे आप लोग ग्राम कचहरी बोल सकते हैं। ग्राम कचहरी के नाम से हम लोग भी जानते हैं इसे, ग्राम कचहरी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि अगर इसे हम पूरा इस टॉपिक को ख़त्म करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए जो संशोधन किए जाते हैं उसके बारे में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।